अच्छा, तो now we are going to discuss about the liver and gallbladders. These are the accessory organs associated with the digestive system. In those vertebrate with gallbladder, it is closely associated with the liver. कुछ जिन vertebrates में gallbladder होता है, ठीक है, तो वो लीवर के साथ बिल्कुल अटैच होता है। ठीक है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। कुछ वर्टिब्रेट में ये नहीं होता, किन में नहीं होता और क्यों नहीं होता, इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो गॉल ब्लैडर लीवर मैन्युफैक्चर बाइल विच द गॉल ब्लैडर देन स्टोर्स। नॉर्मली गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन स्टोरिंग होता है। गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि स्टोर होता है और उस फ्लूइड को हम बाइल कहते हैं। ठीक है, बाइल क्या है, तो बाइल जो है ये डिफरेंट साल्ट्स मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा वाटर की कम्बिनेशन को बाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये उसको स्टोर करता है। तो नॉर्मली ये बाइल बनता लीवर में है, लेकिन जब लीवर में बन जाता है तो स्टोरिंग के लिए ये गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। सो बाइल इज अ फ्लूइड कंटेनिंग बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह होता है, गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है और ये किस तरीके से एक्शन करता है, डाइजेशन में इसका क्या रोल, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन स्टमक से। तो स्टमक में जिस तरह हमने कहा था कि वहाँ पे एक कायम बन जाता है बोलस से, तो ये कायम जो है ये चूंकि इसके साथ HCl वगैरह भी मिला रहता है, तो ये कायम जो है जब स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम, तो इस कायम ये कायम एसिडिक होता है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव फूड जो है ये एसिडिक होता है। अब चूंकि स्टमक का pH एसिडिक होता है तो वो एसिडिक pH में मेंटेन रह सकता है, लेकिन इंटेस्टाइन का pH जो है वो बेसिक होता है। तो इस कायम की वजह से इंटेस्टाइन के कोरोड या जख्मी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को न्यूट्रल करने, प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बाइल सिक्रीट होता है। बाइल जो है नॉर्मली ये न्यूट्रल बेसिक इन pH होता है। ठीक है, इसका pH जो है ये बेसिक होता है। अब चूंकि कायम का pH एसिडिक है, ठीक है, तो इसकी वजह से इंटेस्टाइन को ख़तरा होता है। तो जो ही कायम जो है वो इंटेस्टाइन की तरफ आ जाता है तो कुछ इंजाइम हार्मोन्स होते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर जो ही ओपन होता है तो वो हार्मोन्स स्टिमुलेट होकर बाइल को यानी गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में छोड़ देता है। ठीक है, जब ये ड्यूडेनम में आता है तो इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला तो ये होता है कि ये ड्यूडेनम के pH को जो है यानी मेंटेन रखता है, मतलब ये कि जो कायम होता है ना वो कायम एसिडिक होता है तो उसको ये न्यूट्रल कर लेता है, बेसिक की तरफ ले आता है। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो इसका एमल्सिफिकेशन है। एमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो एमल्सिफिकेशन नॉर्मली चूंकि लिपिड फूड में लिपिड्स भी होते हैं, तो वो लिपिड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाते हैं ना, तो उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये गॉल ब्लैडर जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल या मतलब कि फैट जो होते हैं ना, फैट्स को ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तक कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो बाइल है, बाइल में हमारे पास बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स मेनली सोडियम टाउरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट की शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो ये साल्ट्स जब बाइल फ्लूइड में आ जाते हैं तो ये फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, लाइपेज इंजाइम होता है स्टमक में जो कि पेनक्रियास से आता है। ठीक है, लाइपेज इंजाइम इस ग्लोब्यूल्स पे एक्शन करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, यानी वहाँ पे फैट्स की डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है। बाइल पिगमेंट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, लीवर एंड बोन मेरो। नॉर्मली बाइल में साल्ट्स भी होते हैं जिस तरह हमने डिस्कस किया, लिक्विड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसमें पिगमेंट भी होते हैं, यानी इसका जो कलर होता है ये जर्दी माइल या मतलब कि ब्लूइश जो कलर होता है ग्रीनिश, ये पिगमेंट से बनता है। ये पिगमेंट कहाँ से आते हैं, तो जब नॉर्मली आरबीसी अपना टाइम पूरा कर देता है तो उसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है, खास करके स्प्लीन में या लीवर में। ठीक है, तो जब उसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, तो वहाँ पे हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उससे आयरन और उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो रिलीज होता है। तो आयरन तो मतलब कि लीवर में स्टोर हो जाता है जो कि दोबारा ये यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन बाकी जो पिगमेंट होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो अदर मॉलिक्यूल जो है हेमोग्लोबिन के वो पिगमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये पिगमेंट जो उस सर्कुलेशन में उसको रिलीज कर देता है। कौन रिलीज कर देता है, लीवर। सर्कुलेशन सॉरी ये लीवर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होता है।
तो जब ये सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है तो ये पिगमेंट जो है वो लीवर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो ये लीवर जो है वो इस पिगमेंट को बाइल में एक्सक्रीट कर लेता है, ठीक है, बिलरुबिन या बिलवर्डिन की शक्ल में। बिलरुबिन ये रेड ब्लू कलर का होता है और बिलवर्डिन जो है ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो इसकी शक्ल में ये उसको रिलीज कर देता है। तो नॉर्मली जो स्टूल वगैरह का जो कलर होता है वो भी इसी पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। सो द गॉल ब्लैडर इज रिलेटिवली लार्ज इन कार्निवोर्स एंड वर्टिब्रेट्स इन विच फैट इज इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। यानी जो कार्निवोर्स होते हैं और वो वर्टिब्रेट जो फैट पे इत्तेफाक करते हैं, यानी जिसका डाइट फैट्स पे ज़्यादा मुश्तमिल होता है, तो उनमें गॉल ब्लैडर जो है वो लार्जर होता है, ठीक है। यानी मतलब कि उसमें डेवलप होगा बिकॉज गॉल ब्लैडर इज यूज्ड फॉर द फैट्स। इसी तरह इट इज़ मच रिड्यूस और एब्सेंट इन ब्लड फीडिंग वर्टिब्रेट्स सच एज लैम्प्रेज एंड इन एनिमल दैट फीड प्राइमरी ऑन प्लांट फूड सच एज some teleost, many birds एंड rats। यानी जो हर्बीवोर्स होते हैं उसमें ये बिल्कुल रिड्यूस होता है, बल्कि कुछ में ये एब्सेंट होता है, ख़ास करके जो ब्लड फीडिंग ऑर्गेनिजम्स है, जिस तरह लैम्प्रेज है। तो लैम्प्रेज में आप देख लें तो ये ब्लड पे डिपेंड करते हैं। तो ब्लड में प्रोटीन्स रिच डाइट होता है, फैट उसमें होते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली मतलब ये कि आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसी वजह से गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो रेट्स वगैरह होते हैं तो वो कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं, तो इस फीडिंग की वजह से उसमें गॉल ब्लैडर नहीं होता, बाइल होता है उसमें, गॉल ब्लैडर नहीं होता। वजह ये होती है कि वो लीवर से डायरेक्टली मतलब है कि बाइल फिर ड्यूडेनम में आता है। इसी तरह जो दूसरे मैमल्स हैं जिसमें यानी जो प्लांट्स पे इक्तिफा करते हैं सच एज ज़ेब्रा, इवन हॉर्सेस भी, तो उसमें ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसी तरह जो डीर फैमिली है सिवाय मस्क डीर के, ठीक है, तो उसमें भी गॉल ब्लैडर रिड्यूस होता है अक्सर में और या एब्सेंट होता है, ठीक है। इसी तरह जो वेल्स हैं तो वो कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फिल्टर फीडर्स होते हैं। तो जो कंटिन्यूस फीडर होते हैं उसमें गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें स्टार्ट में मैंने कहा ना कि वो लीवर से डायरेक्टली बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और फैट की डाइजेशन करता है। कुछ टिलियोस्ट उसमें भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ बर्ड्स है जिसमें डोज वगैरह है तो उसमें भी गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो रेट्स है, ठीक है, और जो ज़ेब्रास वगैरह है उसमें गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। जो डीर फैमिली है सिवाय मस्क डीर के उसमें भी गॉल ब्लैडर जो है या रिड्यूस या मोस्टली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसके दो वजूहत हो सकती है, एक तो कंटिन्यूस फीडिंग है, दूसरी है कि वो जो डाइट खाते हैं उसमें नॉर्मली वो हर्बीवोर डाइट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन हो, तो इसी वजह से उसमें गॉल ब्लैडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बनस्बत कार्निवोर एनिमल्स सच एज फेलाइन फैमिली के जो है टाइगर्स वगैरह जो हैं, तो उसमें वो फीडिंग जो है वो खाते हैं ना, तो उस फीडिंग के दरमियान काफ़ी वक्फा होता है उसकी फीडिंग के दरमियान, तो इसकी वजह से उसमें गॉल ब्लैडर फिर डेवलप होता है। बिकॉज वो गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसमें फैट्स भी होता है और ज़्यादा फीडिंग खा लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी स्टोरिंग नेसेसरी होती है। और अब ये इमल्सिफिकेशन किस तरह करता है, डाइजेशन किस तरह होती है, इसको फिर हम बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ जो है ये याद रखना है कि बाइल क्या है, गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है, कौन से वर्टिब्रेट्स में या मैमल्स में ये एब्सेंट होगा, रिड्यूस होगा और किस में ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद लीवर को हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द मेमेलियन बॉडी। मेमेलियन बॉडी का सबसे इंटरनल ऑर्गन जो है वो लीवर होता है। इट इज़ जस्ट अंडर द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। लीवर में तकरीबन मिलियंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और इन सेल्स को हम हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस सेल्स का फ़ायदा, इस सेल का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ये ब्लड से या बॉडी से न्यूट्रिएंट्स, जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं डाइजेशन के नतीजे में वो ऑब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। वो जब ऑब्जॉर्ब होते हैं तो वो हेपेटिक वेन के जरिए लीवर में आते हैं। तो लीवर में ये कहाँ पे आते हैं, ये हेपेटोसाइट्स में आते हैं, ठीक है। हेपेटोसाइट्स में ये स्टोर होता है, किस तरह स्टोर होता है ये भी हम इसके फंक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर हेपेटोसाइट्स जो है वो उस न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो ये मेन रोल है। इसके अलावा हेपेटोसाइट्स के बहुत से फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन जो है वो ये है कि इट आल्सो मैन्युफैक्चर द ब्लड प्रोटीन सच एज प्रोथ्रम्बिन एंड एल्बुमिन। प्रोथ्रम्बिन ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है। और विटामिन के की मौजूदगी में, जिस तरह हमने कहा था ना कि विटामिन के को हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, उसकी मौजूदगी में ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है।
इसके अलावा लीवर के बहुत से फंक्शन, उनमें से एक है यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होती है। यूरिया किस तरह फॉर्म में बनता है, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, खास करके जो अमाइनो एसिड होते हैं, उससे डीअमाइनेशन का अमल जो है वो लीवर में होता है, और उस अमाइनेशन के नतीजे में जो टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो लीवर में बन जाता है अमोनिया, और अमोनिया से फिर ये यूरिया बन जाता है। तो यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होती है। मैन्युफैक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा कि प्लाज्मा की दूसरे प्रोटीन्स को भी ये बनाता है। सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उसकी सिंथेसिस में भी मदद देता है। कन्वर्शन ऑफ ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी बॉडी में जो ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज होते हैं ना, तो वो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है, सिवाय के जो स्पर्म में फ्रुक्टोज होता है एज ए एनर्जी सोर्स। तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं ना, वो लीवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस इस अमल को कहते हैं। और इसी तरह लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल भी होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो फैट्स होते हैं या प्रोटीन्स वगैरह होते हैं या नॉन ग्लूकोज कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में भी रोल प्ले करता है, यानी फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट या फॉर द अदर सिंथेसिस, या ब्रेक डाउन जो होती है वो भी लीवर में होती है, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये भी लीवर में बनते हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, और इसके अलावा ये बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। लिपोप्रोटीन आप लोगों को पता है कि ये बहुत सारे सेल सरफेस पे होते हैं, एज अ रिसेप्टर भी किरदार अदा करते हो। न्यूरॉन के जो मतलब है कि माइलिन शीट होता है वो भी इससे बना होता है, और बहुत सारे फंक्शन देते हैं। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल कंपोनेंट है, इसके फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता होगा। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल भी लीवर में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह होता है, लीवर में बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो उसकी वजह से जो ड्रग्स वगैरह अब्जॉर्ब होते हैं तो वो लीवर में उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। वाटर वगैरह उसके साथ मिलाया जाता है, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बनिस्बत यही हेपेटोसाइड उसको डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं और यूरिया या यूरिन की शक्ल में किडनी की तरफ भेज देते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन एंड विद द किडनी पार्टिसिपेशन इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। नॉर्मली ये विटामिन ए की सिंथेसिस में भी मदद देता है। जब कैरोटीन हम खाते हैं तो कैरोटीन जो है वो लीवर उसको दो विटामिन ए मॉलिक्यूल, यानी एक कैरोटीन से दो विटामिन ए मॉलिक्यूल बना लेता है। और विटामिन ए आप लोगों को पता है कि ये जो है वो आइज़ में यूज़ होता है, राड्स में इसका फंक्शन होता है, और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसी तरह ये किडनी के साथ मिलकर विटामिन डी की एक्टिवेशन में भी रोल प्ले करता है। इसी तरह मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। किस तरह करता है, क्योंकि लीवर में काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होती है, और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो फूड प्रोडक्ट्स या जो प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से भी जिस्म का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। सो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये आपके जिस्म के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। सिमिलरली बाइल साल्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद देता है, और उसके साथ साथ ये मेन स्टोरेज सेंटर भी है। यानी मतलब है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में स्टोर होता है, लेकिन जब स्टारवेशन होती है तो ये ग्लाइकोजन जो है वो रिलीज़ होकर ग्लूकोज मोनोमर्स बना लेता है और ब्लड में शामिल होता है। इस अमल को हम ग्लूकोज होमियोस्टेसिस भी कहते हैं। द लिवर आल्सो स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के, उसको भी ये स्टोर करता है, एंड मिनरल्स सच एज आयरन फ्रॉम द डाइट। तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ब्लड से कलेक्ट करता है और उसमें से कुछ को बाइल्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल की मेंटेनेंस भी करता है और उसको रिलीज भी करता है और बाइल साल्ट्स बना लेता है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर। इसके बाद हम पेनक्रियाज को डिस्कस करेंगे, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्गन है, और ये एज अ मिक्स ग्लैंड किरदार अदा करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है। The pancreas is an organ that lies just ventral to the stomach and has both endocrine and exocrine function. पेनक्रियाज जो है ये बिल्कुल स्टमक के वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, और दे आर अटैच विद द डोडेनम, ठीक है, डोडेनम के साथ ये थ्रू द कनेक्टिव टिश्यूज अटैच होता है। इसके दो फंक्शन है, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस करेंगे। एक्सोक्राइन सेल्स इन द पेनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट्स, यानी जितने भी एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम एसिनर सेल्स कहते हैं, ये सेल जो है ये कलेक्टिवली डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो खारिज करते हैं। यानी पेनक्रियास में दो तरह के सेल्स होते हैं,
और एसिनेट सेल्स और उसके साथ मुंसलिक डक्ट्स, ये पेनक्रियाज जो है ये इंजाइम्स और साथ साथ उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या अल्कलाइन जो फ्लूइड होता है वो सिक्रिएट करते हैं, तो उसको कलेक्टिवली हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो ये पेनक्रियाटिक जूस भी बाइल की तरह जो ड्यूडेनम होता है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या मेंटेन रखता है, मतलब कि वहाँ का जो पीएच है वो बेसिक रखता है। ठीक है, ताकि कायम की एसिडिटी से ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान ना हो। सो एक्सोक्राइन सेल इन द पेनक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द पेनक्रियाटिक डक्ट। जितने भी एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा, जो एसिनर सेल्स होते हैं उसके साथ जो डक्ट होते हैं, ये कलेक्टिवली मिल के एक पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होते हैं और ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में आता है। ठीक है, विच मर्ज विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट दैट एंटर द ड्यूडेनम। यानी ये जो है ये पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये हेपेटिक डक्ट के साथ मिल के कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में अपनी सिक्रीशन को खारिज कर देते हैं। सो पेनक्रियाटिक एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। पेनक्रियाज में जितने भी ये एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो ये तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और लिपिड की डाइजेशन इसके बाद शुरू होती है। क्योंकि लिपिड तो हमने कहा था ना कि लिपिड बाइल की वजह से ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली इसके लिए हम एक नाम यूज़ करते हैं माइसिल का। ठीक है, ये ग्लोब्यूल्स क्या कर लेते, इस पे पेनक्रियास का जो लाइपेज एंजाइम होता है वो अटैक करवा लेता है और उसको डाइजेशन शुरू कर देता है। ठीक है, अब नॉर्मली जितने भी पेनक्रियास में एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब है कि उस इनएक्टिव एंजाइम्स को हम जाइमोजेंस कहते हैं। जिस तरह पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, इस तरह पेनक्रियास के ज़्यादातर एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लें तो इसमें से ट्रिप्सिनोजिन है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिन में फिर कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन के डाइजेशन करता है। तो ये एंजाइम जो है ये जब ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो ये पेनक्रियास का नहीं होता बल्कि ये इंटेस्टाइन का अपना एंजाइम होता है। ठीक है, ड्यूडेनम का। तो ये एंजाइम जो है वो इस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन बना लेता है और ये ट्रिप्सिन जो है ये फिर इसी तरह जिस तरह पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन काम करता है बाद में, इसी तरह यही ट्रिप्सिन फिर बाकी जितने भी ट्रिप्सिनोजिन आते हैं उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, सो दिस आर द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन पेनक्रियास इज अ इनएक्टिव फॉर्म। इसी वजह से जब किसी इंसान का जो बाइल डक्ट होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए ये यानी पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये ब्लॉक हो जाए तो ये तमाम एंजाइम जो है वहाँ पे फंस जाते हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उसमें जो कुछ ट्रिप्सिनोजिन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से पेनक्रियास कुछ ही मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली पेनक्रियास को किस तरह पता चलता है कि कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो इसका भी एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम नॉर्मली हार्मोनल मैकेनिज्म कहते हैं, वो इसको स्टिमुलेट करवाता है। जिस तरह कायम आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इसी तरह उसकी बनी हुई जिस तरह बाइल जो है वो गॉलब्लैडर स्टिमुलेट होता है उसी तरह पेनक्रियास भी स्टिमुलेट हो जाता है। तो इसी के बाद पेप्सिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और ये कायम के साथ पेप्सिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है और ये कायम के साथ पेप्सिन जो स्टमक में बनता है और कायम के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो इस बेसिसिटी की वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है। सो पेप्सिन इज इनएक्टिवेटेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स एंड इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, लेकिन इनके एक्टिव साइट डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से इसके नाम भी डिफरेंट है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जितने भी प्रोटीन्स है उसको स्मॉल पेप्टाइड्स और इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये एक एंजाइम होता है विच रिमूव अमाइनो एसिड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, मतलब कि अमाइनो एसिड से जो अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, ये उसको कार्बोक्सिल एंड यानी अमाइनो एसिड के दो एंड होते हैं ना, एक कार्बोक्सिल एंड होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये उस अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल एंड दोनों को सेपरेट करवा लेते हैं, तो इसी वजह से इसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहते हैं।
Pancreatic lipases split triglyceride into smaller absorbent glycerol and fatty acid. जो लाइपेजेस होते हैं तो ये जितने ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि बाइल की वजह से बनते हैं उसको ये ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं. पेनक्रियाटिक एमाइलेसिस कन्वर्ट्स पॉलीसेकेराइड इनटू डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड. पेनक्रियास के भी अपने एमाइलेसेस होते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एंजाइम. न्यूक्लियसेस व्हिच डिग्रेड आरएनए एंड डीएनए टू द न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियसेस एंजाइम भी होते हैं जो कि आरएनए और डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये तो डाइजेशन हुआ. बाकी न्यूट्रिलिटी में जो फ्लूइड पेनक्रियास का किरदार अदा करता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को न्यूट्रल बनाने के लिए, तो उसमें इसमें बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होता है. ठीक है, यानी पेनक्रियास जो है वो बाइकार्बोनेट को भी सिक्रीट करता है, बनाता है और उसको सिक्रीट करता है. ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह जो होते हैं तो ये एसिडिक पीएच जो होता है कायम का उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और इस वजह से ड्यूडेनम को उसके तेजाबियत से बचाने में मददगार होते हैं.